हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और जैसा कि आपको पता होगा, अपना जो बीए थर्ड ईयर के जो पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट है, उसकी फर्स्ट जो मैराथन है वो हो चुकी है। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने मैराथन पार्ट 2। और ये अपने बीए थर्ड ईयर के लिए पेपर फर्स्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ओनली देखने वाले हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और उससे संबंधित जो भी थ्योरी है वो हम समझेंगे। क्योंकि जिस तरह से आपको पता होगा फर्स्ट ईयर की मैराथन 100% सक्सेसफुल रही थी, वैसे ही अब ये भी धमाकेदार होगी और समझिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी। तो अभी तक जो लाइव नहीं जुड़े वो जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए है बहुत खास। ओके, तो मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। जैसा कि अपने साथ जुड़ चुके हैं खुशी ऐप गेमिंग, वेलकम डियर। तो फटाफट से आप जो भी हैं अपने रिलेटिव के अगर कनेक्ट में हैं आप जो भी, तो उन सभी को इनवाइट कर लीजिए। तो बात करते हैं कि सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। यानी कहते हैं कि एक काम वो वक्त आएगा तब हम करेंगे, तो वक्त आता नहीं है। ठीक है ना, वक्त आता नहीं है, बल्कि अपने हर समय को खास बनाओ। तो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, अरे अपना टाइम आएगा नहीं, अपने टाइम को लाना होता है। हमें ये अपना टाइम आएगा का वेट नहीं करना होता है। टू द पॉइंट पे बात करें तो टाइम आज के समय हमें खुद बनाना होता है। आज की चीज़ें ऐसी है कि हमें उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल हम बात करते हैं आपके सामने जैसा कि ये अपना पार्ट 2 है। क्या है, अपना पार्ट 2 है। तो अगर जैसा कि आपको पता हो ये जो पार्ट 2 है, तो इसका मतलब हम अब आगे का पोर्शन है वो पढ़ने वाले हैं। और आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, जिसको समझिए। क्या कहा, ये लाइन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और ये आ सकती है। ठीक है, ये आ सकती है। तो लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। ये बात किसने कही, ये बात किसने कही, तो ध्यान रखिएगा। ये बात की है एच जे मॉर्गेनथाउ। कौन है, मॉर्गेनथाउ। क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से ये लाइन आए आपके आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपके आ सकता है कि मॉर्गेनथाउ के अनुसार विदेश नीति के 3 प्रकार कौन से होते हैं। विदेश नीति के 3 प्रकार कौन से होते हैं, ये अपने एग्जाम के हिसाब से आने वाला है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी नोट किया है। तो देखिए, मॉर्गेनथाउ जो अपने राजनीति में शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण विचारक हैं। कौन सी शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। आप ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत शक्ति के महत्व को एच जे मॉर्गेनथाउ और 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि ये एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, मॉर्गेनथाउ से जुड़े प्रश्न आते हैं, तो ये थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो बी थर्ड के लिए है। और बात करें तो पेपर में आपको यहाँ पे फर्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें पहला है, देखिए, यथास्थिति की नीति। दूसरा है साम्राज्यवाद की नीति और तीसरा है प्रतिष्ठा की नीति। तो जो भी विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है, तो मॉर्गेनथाउ कहता है कि विदेश नीति वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है कि जिस तरह की कंडीशन है उसी आधार पर नीति को चलाया जाता है। जिस प्रकार की विदेश नीति अपने है उसी को यथावत रखा जाता है। दूसरी साम्राज्यवाद नीति, जैसे मान लीजिए चीन या ऐसे और भी कोई देश है जो एक विदेश नीति में साम्राज्यवादी तत्व इन्वॉल्व करते हैं। इसका मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। उनकी विदेश नीति है ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने अधिकार में लेना। ठीक है, इसके अलावा है प्रतिष्ठा की नीति। प्रतिष्ठा यानी एक देश अपने खुद की सभी साख पेट बनाने के लिए विदेश नीति में कुछ ऐसे तत्व इन्वॉल्व करता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। तो हेस मॉर्गेनथाउ कैसे हैं कि हमें अगर मतलब उनके अकॉर्डिंग कहा जाए तो विदेश नीति है वो इस तरह से 3 प्रकार की होती है। तो एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, ये जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई है वो आप फोकस करके रखिएगा। ठीक है, अब आगे जो आपको बताने वाला हूँ शक्ति संतुलन से संबंधित जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको समझते हैं। शक्ति के लिए संघर्ष, ये अपने एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा कि शक्ति संघर्ष से संबंधित जो विद्वान है वो है जे मॉर्गेनथाउ है, और ये अपने एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात करते हैं शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन के बारे में तो आपको पता होगा कि 2 या 2 से अधिक देश अपनी शक्ति को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। कि भाई ये कहते हैं कि एक शक्ति
है वो किसी एक पक्ष में ज्यादा होती है, दूसरे पक्ष में कम होती है, तो शक्ति को बराबर रखते हैं। क्या रखते हैं? बराबर, यानी शक्ति संतुलन। तो आज के समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और शक्ति संतुलन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो शक्ति संतुलन के लिए हेस मॉर्गेनथाउ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप नोट कर लीजिएगा, और वही मैं आपको बता रहा हूं। हेस जे मॉर्गेनथाउ, हेस जे मॉर्गेनथाउ का नाम हर बार आएगा क्योंकि शक्ति से जुड़े विद्वान हैं, इसलिए हेस जे मॉर्गेनथाउ ने शक्ति के 4 प्रकार बताए। शक्ति के 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। और ये जो 4 प्रकार है वो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। हेस मॉर्गेनथाउ ने कहा कि शक्ति के 4 प्रकार को नहीं कहेंगे, इन्होंने 4 प्रकार के शक्ति के अर्थ का वर्णन किया है, यानी 4 शक्ति के 4 अर्थ होते हैं, बस ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। प्रकार के बारे में तो मैक्स वेबर ने पहले से ही बताया, वो काफी इंपोर्टेंट है। लेकिन अर्थ के बारे में बात करें तो हेस जे मॉर्गेनथाउ ने शक्ति के 4 अर्थ बताए हैं। अब इन अर्थ की देखें तो इससे पहले आपको बता दूं कि शक्ति संतुलन का मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का संतुलन बनाए रखना। अब जैसे एक चीज आपको पता होगी, कि ये तराजू है, तो तराजू के अंदर अगर मैं बताऊं तो आपको पता है कि तराजू का पलड़ा है वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। अगर हम किसी भी समाज, रिश्ते, देश की विदेश नीति व कहीं पर भी अगर हम देखा जाए तो समाज की जो पलड़े हैं, ठीक है ना, वो पलड़े संतुलन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संतुलन में। यानी मान लीजिए कि ये एक तराजू का पहला पलड़ा है और ये दूसरा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रहता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो एक पलड़ा है वो हल्का है, एक पलड़ा है वो भारी है, तो इस तरह से ये शक्ति का संतुलन नहीं होता है। ये शक्ति का संतुलन नहीं है। शक्ति संतुलन कब होता है? जब दोनों तराजू के दोनों लेवल बराबर हो। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि एक पक्ष है वो भारी है, दूसरा हल्का है। तो विदेश नीति में भी शक्ति संतुलन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि जब कोई देश अपनी नीति, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो दूसरे देशों के लिए चिंता का विषय हो जाता है। आजकल आपने विदेश नीति में भी आपने विजय अपने क्या कहते हैं शीत युद्ध को देखा हो, मतलब पढ़ा होगा। जब आपने शीत युद्ध को पढ़ा था तो उसमें क्या था? वो हथियारों की होड़ थी, लड़ाई नहीं थी। यानी एक तरफ सोवियत संघ है वो अपनी शक्ति को जबरदस्त बढ़ाना चाहता था, लेकिन उससे चिंतित अमेरिका अपनी शक्ति को और जबरदस्त बढ़ाना चाहता था। दोनों अपने अपने शक्ति संबंध को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते। तो उस दौरान विश्व है वह तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा था। तो विश्व राजनीति में शक्ति का संतुलन होना चाहिए, और यही इस पाठ को मैं समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया कि हेस जे मॉर्गेनथाउ जो है वह शक्ति संघर्ष से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष जो काफी इंपोर्टेंट विद्वान है, तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शक्ति के 4 अर्थ होते हैं। और 4 अर्थ को मैं आपको समझाऊं तो समझिएगा कि शक्ति संतुलन के लिए 4 अर्थ कौन कौन से होते हैं। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथावत चित्रण का स्वरूप सिद्धांत करना। यानी एक तो हो गया कि स्थिति का यथावत रखना, यथावत स्थिति रखना, ठीक है ना। एक तो हो गया यथावत स्थिति रखना, पहला ये शक्ति का अर्थ होता है कि एक शक्ति है वो वैसे की वैसे यथावत रखी जाए। इसके अलावा दूसरी बात करें तो दूसरा यह भी कहा गया कि राज्य की शक्ति के वितरण पर जोर देना, यानी राज्य की शक्ति चित्रण पर जोर देना। यानी एक अपना चित्रण मतलब ये चरित्र की बात हो रही है अपने कि चित्रण यानी चरित्र के ऊपर केस को और ज्यादा महत्व देना। और बात करते हैं तीसरा जो इंपोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का समान वितरण करना। क्या करना? समान वितरण। किसका समान वितरण होगा? शक्ति का समान शक्ति वितरण, जिससे क्या होगा? शक्ति है वो एक सही अर्थ में प्रकट होती है। फिर बात करते हैं कि चौथा जो मॉर्गेनथाउ ने बताया है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक शक्ति को प्रकट करना। राजनीतिक शक्ति को प्रकट करना, तो ये ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम के अकॉर्डिंग ये आने की संभावना रखते हैं। लेकिन इससे भी जो मतलब इम्पोर्टेंट और ज्यादा आने वाला है वो आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय ये जो संबंध है उसमें आपको 100 मार्क्स में से
अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना, क्योंकि आपके पर पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको बेहतर नंबर लाना, मतलब अच्छे नंबर लाना होगा। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि शक्ति संतुलन के बारे में अगर देखा जाता है तो शक्ति संतुलन की विशेषता को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। शक्ति संतुलन की विशेषता, 2-3 विशेषता ही मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम के लिए जरूरी है। कि शक्ति संतुलन से मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर शक्ति का संतुलन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर एक देश अपनी शक्ति को प्रभावशाली तरीके से बढ़ा रहा है तो दूसरे देश है वह पीछे नहीं रहेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष होता है, जो मॉर्गन थाउ कहता है, लेकिन इनके मध्य संतुलन भी होना जरूरी है, अन्यथा विश्व राजनीति में शक्ति संघर्ष शक्ति युद्ध का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बताऊं तो राज्य को सदैव शक्ति संतुलन की ये एक विशेषता होती है कि हमेशा जो राज्य है वह शक्ति को लेने के लिए प्रयासरत रहते हैं, शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं कि शक्ति है वो बढ़ती जाए। तो इसलिए पहला ये रहता है कि राज्य को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। राज्यों को सदैव प्रयत्नशील प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो शक्ति संतुलन की बहुत बड़ी विशेषता है कि राज्य को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। कहने का मतलब रुकना नहीं है, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश अपने हित, अपनी शक्ति, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है, तो नित्य प्रतिदिन वह इसके लिए प्रयास करता है। तो एक राज्य को शक्ति संतुलन में बनाए रखने के लिए या बने रहने के लिए प्रयास करना होगा। आज के समय हम कह लें कि भारत देश तो भी अच्छा सा विकसित हो गया है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कि मैं कोई कहे कि मैं होशियार हो गया हूँ, अब एक क्लास में फर्स्ट आ गया तो मैं तो हर क्लास में फर्स्ट आऊंगा, नहीं। उस फर्स्ट आने के लिए आपको हर बार मेहनत करनी होगी। देखो, एक आपको पता होगा कि टॉप पर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टॉप पर बने रहना वो सबसे बड़ी बात होती है। यानी एक बार फर्स्ट आ चुके हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप उसी परिस्थिति को, प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं तभी काफी काबिले तारीफ होता है। यानी शक्ति संतुलन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ठीक है ना, प्रयत्नशील। दूसरी विशेषता बात करें शक्ति संतुलन की, तो दूसरी विशेषता है कि पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित हो जाए लेकिन शक्ति तत्व को मापना और स्थिर करना संभव नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा कि शक्ति संतुलन को पूर्णतः संतुलित नहीं किया जा सकता है, संतुलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि विश्व राजनीति में हर दिन प्रतिदिन नए नए शक्ति से संबंधित तत्व इन्वॉल्व होते हैं और शक्ति के संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो शक्ति संतुलन की विशेषता ये होती है कि शक्ति संतुलन पूर्णतः संतुलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिन प्रतिदिन नए तरीके, नए संबंध, और विश्व राजनीति में नहीं, जैसे मान लीजिए अमेरिका ने ये हथियार बनाया, सोवियत संघ ने ये बनाया, या फिर उत्तरी कोरिया ने ये हथियार बनाया, तो इस तरह से हर देश शक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है और शक्ति है वो कभी ऊपर कभी नीचे होती है। तराजू का जो परिणाम मैंने आपको बताया, बिल्कुल अब गेमिंग का विकास कभी रुकता नहीं, यह प्रकृति का नियम है और इसे ही राष्ट्र को समझना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उत्तरोत्तर उन्नति होती है। आप ऐसा मत समझे कि हाँ हम तो बस अब हमारा सब कुछ बढ़िया हो गया है, अब हमें कमाने की भी जरूरत नहीं है, नहीं, प्रकृति परिवर्तनशील है तो विकास भी लगातार होता रहता है। अब बात करते हैं तीसरी जो विशेषता है शक्ति संतुलन की, उसको अगर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान रखिएगा, शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र ही खिलाड़ी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। शक्ति संतुलन में बड़े जो राष्ट्र यानी बड़े बड़े देश, बड़े राष्ट्र ही खिलाड़ी बने रहते हैं। यानी कहने का मतलब छोटे जो देश है वह शक्ति संघर्ष के मध्य लंबे समय तक टिक नहीं पाते। जो बड़े राष्ट्र होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो वे राष्ट्र अंतिम समय तक शक्ति संघर्ष के लिए लड़ते भी हैं और उन शक्ति संतुलन का जो दायरा है वो उन्हीं के निकट रहता है। यानी शक्ति संतुलन के बीच अगर देखा जाए तो शक्ति संतुलन में वही बाजी मारते हैं जो राष्ट्र बड़े राष्ट्र के नजरिए से जाने जाते हैं। ठीक है, अब
ये आने की संभावना है, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो आएगा। यानी अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, हम बात करें कि शक्ति संतुलन की जब हम बात करते हैं तो शक्ति संतुलन है, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, शक्ति संतुलन के उपाय। हेलो गुड मॉर्निंग सर, हेलो वेलकम जीतू। तो बात करते हैं शक्ति संतुलन, जैसे मैंने पहले मोस्ट कर दिया कि अब जो बताने वाला वो काफी मोस्ट है, तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के उपाय। ठीक है, बात करें उपाय कि विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए, विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। सर वॉइस नहीं आ रही है। अरे हाँ डियर, वॉइस का अभी आपने बताया कि जो वॉइस की जो पिन थी वो कनेक्ट नहीं थी। बिल्कुल वॉइस बहुत स्लो आ रही होगी। हाँ बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही था कि वॉइस बिल्कुल स्लो आ रही थी। तो बिल्कुल ये हाथों हाथ आपके ओके। तो अभी एक बार देख लीजिए सर, वॉइस अब सही आ रही है क्या? चेक कीजिए क्या वॉइस सही आ रही है अब। डियर आप जो भी लाइव जुड़े हैं एक बार वॉइस को देख लीजिए कि क्या वॉइस क्लियर आ रही है, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाने पे मेरा फोकस था, इसलिए वो जो पिन है वो प्लग नहीं की हुई थी इसलिए। तो हाँ, आप जो भी है एक बार बताइए मुझे कि क्या वॉइस क्लियर आ रही है जी। तो अब एक बार देख लीजिए वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के उपाय, शक्ति संतुलन स्थापित करने के उपाय यानी विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है क्षतिपूर्ति। पहला क्या है? क्षतिपूर्ति। पहला है क्षतिपूर्ति। बिल्कुल अब तो आ रही होगी क्योंकि अभी माइक भी लगभग ठीक हो गया है। माइक एक बार ठीक हो गया, एक बार देख लीजिए। ओके ओके, आ गई, चलो बढ़िया आ गई आपकी। तो बात करते हैं शक्ति संतुलन के लिए। ठीक है, तो शक्ति संतुलन के लिए क्या करना चाहिए, यानी कहते हैं दो भाइयों में झगड़ा हो रहा है तो उसको भाई ठीक करने के लिए क्या करें। तो वैसे ही विश्व राजनीति में जो देश शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इस शक्ति संघर्ष को रोकने या इसको संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या उपाय है वो करने चाहिए एक विश्व राजनीति में। और आपके लिए ये पॉइंट याद करने हैं एग्जाम के लिए। ठीक है जीतू जी, अपनी वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ बिल्कुल, आवाज तो आ गई। एक्चुअली क्या था, वो पिन प्लग नहीं थी, अब वो ठीक हो गई है। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति का मतलब होता है खाना पूर्ति। खाना पूर्ति कहते हैं ना, यानी एक अगर सिंपल थिंग्स में बताऊं तो एक राज्य को उतना ही दो जितना उसने ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय तुल्य बढ़ता यही होता है। एक मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक भाई को ज़्यादा दे दिया, दूसरे भाई को बंटवारे में कम दिया, तो ये शक्ति संतुलन नहीं हुआ, असंतुलन हुआ। तो फिर हमें क्या करना होगा, इस तरह से अगर घर का बंटवारा में एक भाई को ज़्यादा मिला दूसरे को कम मिला, तो फिर वो आगे जितने भी साल रहेंगे हमेशा उनके मध्य तू मैं और संघर्ष और दुश्मनी का वातावरण रहेगा। तो फिर इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, खाना पूर्ति करनी चाहिए कि भाई जहाँ पर दिक्कतें हैं उसको ठीक कर दिया जाए। यानी एक भाई को जितना उसे लग रहा था उतना उसको वापस सुपुर्द किया जाए, तब जाके बैलेंस आएगा। तो विश्व राजनीति में भी यही तरीका है कि एक देश जो शक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है, जो अपने आप को ऐसा मानता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसे उतना दिया जाए जितना उसे जरूरत होती है। तो विश्व राजनीति के संबंधों में भी उसे उतनी ही शक्ति प्रदान होनी चाहिए ताकि उसकी क्षतिपूर्ति हो पाए। ठीक है ना, खाना पूर्ति हो जाए, यानी शक्ति का संतुलन रहे, शक्ति का क्या रहे, संतुलन रहे। ओके, और दूसरा जो उपाय हम करना चाहेंगे वो है हस्तक्षेप, यानी इंटरफेयर करना। हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर करना या इंटरवेंशन करना। कहने का मतलब कभी कभी देखा होगा आपने कि दो जने आपस में झगड़ रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हमें हस्तक्षेप करना होता है। कभी कभार ये भी होता है कि कुछ चीज़ें अच्छे ज़्यादा हो रही हैं या फिर कुछ चीज़ें
कंट्रोल से बाहर जा रही है तो उसे हमें कंट्रोल में लाना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी कभी कभार विश्व राजनीतिक संबंधों में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसे संबंध भी होते हैं जो इस विश्व राजनीति को संघर्ष से युद्ध की ओर ले जाते हैं। तो उनके इस संबंधों को ठीक करने के लिए, शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए कभी कभार हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो शक्ति ज़्यादा प्रभावशाली है उसको लिमिट में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि शक्ति संतुलन के लिए स्थापित करने के लिए, शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए दूसरा तरीका है कि हस्तक्षेप किया जाए। विश्व राजनीति में क्या किया जाए? हस्तक्षेप। क्योंकि एक देश शस्त्रीकरण, औद्योगिकरण और उत्पादन बढ़ाकर शांतिप्रिय राज्य की स्थापना आक्रमण राज्य बन सकता है, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़ता है। तो उसे ठीक किया जाना चाहिए। बात करते तीसरा पॉइंट जो ध्यान रखिएगा, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती राज्य। मध्यवर्ती राज्य का मतलब था बफर स्टेट। अब आप में से बताइए बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? क्योंकि विश्व राजनीति के अंतर्गत शक्ति के मध्य संतुलन स्थापित करना है तो मध्यवर्ती राज्य होना चाहिए। मध्यवर्ती राज्य का मतलब होता है बफर स्टेट, और बफर स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य, देखिए मैं एक सिंपल बात बताऊं कि ये एक छोटा सा राज्य है, ठीक है, ये एक छोटा सा राज्य, ये एक बड़ा राज्य है और ये भी एक बड़ा राज्य, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में छोटा राज्य है, लेकिन ये काफ़ी उपयोगी राज्य है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन अच्छा है, और इन दोनों देश है वो इसको अपने अपने अंदर लेना चाहते हैं, क्योंकि इसको भी पता है कि छोटा राज्य लेकिन बड़ा गुणकारी है। अगर ये मेरे कब्जे में आएगा तो मेरी शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरा अधिकार यहाँ तक हो जाएगा। तो फिर ये इसे काफ़ी फायदा देकर अपनी ओर इन्वॉल्व करता है, और ये भी इसे काफ़ी फायदा देकर अपनी ओर इन्वॉल्व करता है। इस तरह से एक ऐसा राज्य तो दो बड़ी महाशक्तियों के बीच छोटा राज्य है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों देश अपनी अपनी ओर से उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बड़लोपन देकर आकर्षित करते हैं। तो ये देश कहलाता है मध्यवर्ती राज्य, ठीक है ना? बिल्कुल, हाँ। तो जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं तो जो नेपाल है, नेपाल वह एक बफर स्टेट की तरह है। किनके मध्य बफर स्टेट की तरह? जो नेपाल है वो अपने चाइना और भारत के मध्य बफर स्टेट की तरह काम करता है। तो ऐसे ही फिर क्या होता है कि विश्व राजनीति को अगर संतुलित करना है तो बफर स्टेट की एक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी मध्यवर्ती। जब दो झगड़ते हैं तो तीसरा जाके शांत करता है। कभी कभार ये भी होता है ना कि दो झगड़ते तो तीसरा जाता है, तीसरा भी फायदा लेके आ जाता है। तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मध्यवर्ती राज्य होना चाहिए। तो ये बफर स्टेट की मैंने बात करी, जैसे भारत और चाइना के मध्य नेपाल है वो बफर स्टेट का काम करता है ताकि शक्ति संतुलन स्थापित हो। तो बफर स्टेट की बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ऐसा आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें शस्त्रीकरण। आपने कभी ये सुना होगा ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए मतलब शक्ति के लिए यथासंभव उचित है वो किया जाए। तो अब यहाँ पर देखो एक ये बात है कि अगर एक देश ज़्यादा हथियार इकट्ठे कर रहा है, अपनी शक्ति को ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो फिर शक्ति संतुलन के लिए अब यही होगा कि दूसरा देश या दूसरा जो राष्ट्र है वो भी हथियारों की अपनी फौज इकट्ठी करे। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अब जब शक्ति संतुलन की बात आती है तो विश्व राजनीति के अंतर्गत जब शक्ति संबंधों की बात करें तो एक देश अगर अपने हथियारों को जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहा है तो दूसरे को भी बढ़ाना चाहिए, ये कहा जाता है। क्योंकि शक्ति संतुलन यानी पलड़ा तभी बराबर होगा जब दोनों में चीजें बराबर होगी। अब एक अगर शक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है और हथियार ज्यादा इकट्ठा कर रहा है तो दूसरों को भी ये करना होगा, मजबूरन करना होगा। यानी शक्ति संतुलन के लिए क्या करना होगा? शस्त्रीकरण, हथियारों को ज्यादा बढ़ावा देना होगा, क्योंकि एक के पास हथियार होंगे तो दूसरा डर सकता है, इसलिए दूसरे को भी हथियार करना होगा। यानी विश्व राजनीति के अंदर देखा शीत युद्ध, तो शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध वही तो था, हथियारों की होड़। एक राष्ट्र अपने ज्यादा हथियार बढ़ा रहा था, दूसरे ने भी कहा कि ये मेरे ऊपर हावी हो जाएगा तो मुझे भी हथियार ज्यादा इकट्ठे करने चाहिए। तो ये जो शक्ति संतुलन के अंतर्गत में बात करें तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए शस्त्रीकरण भी जरूरी है इनके शक्ति संतुलन स्थापित के दरमियान। फिर बात करें विभाजन एवं शासन। विभाजन एवं शासन यानी डिवाइड एंड रूल्स, मतलब जैसे भारत के अंतर्गत ब्रिटेन ने जो व्यवस्था की थी, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। क्योंकि शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए ये भी एक जरूरी है कि अगर एक देश बहुत ज्यादा शक्तिशाली है तो उसको
किसी न किसी तरीके से इसके अंदर ही बांटा जाए और इसके अंतर्गत फिर उस पर शासन किया जाए। तो शक्ति संतुलन का एक तरीका है कि अगर शक्ति हद से ज़्यादा हो जाती है तो उसको बांटा जाना चाहिए। यानी कहते हैं ना कि शक्ति के नशे में कोई भी राज्य है वह मतलब शक्ति के विरुद्ध, राजनीति के विरुद्ध कार्य कर सकता है, तो उसके मध्य शक्ति संतुलन स्थापित होना चाहिए। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए क्या है कि विश्व राजनीति में उनकी जो शक्ति है उसका विभाजन किया जाए और फिर उसको संचालित किया जाए, फिर उस पर शासन चलाया जाए। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य शत्रु पक्ष के साथी राष्ट्र में फूट डालने का प्रयास करता है। आपने पहले देखा होगा अपने राजा महाराजाओं के राज्य या कुछ भी ऐसे राज्य थे, तो वहाँ पे जो जैसे आपको गिरी सुमिल का युद्ध याद है 1544 वाला, वो उसमें जैता और कुपा, मुझे लग रहा है यही थे शायद, जैता और कुपा, हाँ यही विद्वान थे जो शेरशाह सूरी के सामने जबरदस्त हथियार के तौर पे मतलब अपने मालदेव की ओर से ये सेनापति थे और शेरशाह को उनकी नानी याद दिलाने वाले थे। लेकिन शेरशाह ने क्या किया कि उस सेना को बहुत मतलब मजबूत सेना थी, तो उस सेना को कमज़ोर करने के लिए, मालदीव की सेना को कमज़ोर करने के लिए शेरशाह ने फूट डलवाई। शेरशाह ने एक ऐसे मतलब षड्यंत्र रचा जिससे उसकी ही सेना के अंतर्गत फूट पड़ गई और वह शक्ति बढ़ गई और इस तरह से शेरशाह है वो युद्ध जीत गया। आपको याद होगा एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी बादशाहत खो देता, तो बिल्कुल ये वही तरीका था जो शक्ति संतुलन के लिए डिवाइड एंड रूल्स जो आपको पता होगा। लक्ष्य चौधरी नमस्कार सर जी, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। बीए सेकंड ईयर इतिहास की क्लास लक्ष्मण चौधरी छछोर। हाँ बिल्कुल, बीए इतिहास की क्लास हमने लगेगी, लेकिन आज जो लगेगी वो लगेगी बीए थर्ड ईयर की हिस्ट्री की क्लास और जल्द ही आपको अपडेट रहना है। जब भी हिस्ट्री की क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसके लिए आपको जुड़े रहना है और अपडेट रहना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बात करें नेक्स्ट कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए और क्या तरीका होता है, तो और तरीका याद रखिए, मैत्री संधियां। यानी विश्व राजनीति में शक्ति को अगर तालमेल में लाना है तो संधि समझौते होना जरूरी है। अगर हम किसी दूसरे देश से संधि कर लेते इसका मतलब हमारी मित्रता होगी, तो मित्रता होना कहीं ना कहीं अगर के विश्वास एक दूसरे के प्रति होता है, तो अब जब वो दो देश विश्वास के साथ अगर जुड़े हैं तो उनके मध्य संघर्ष कम हो जाता है। दोस्तों के मध्य संघर्ष नहीं होता है तो दो मित्र राष्ट्र बनेंगे तो संघर्ष नहीं होगा। तो ये जो मैंने तरीके आपको बताए वो तरीका आप ध्यान रखिएगा। ये तरीके आपकी एग्जाम के लिए, यानी पहले देखो मोस्ट लिखा है कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन तत्वों को समावेश किया जाना चाहिए। सर बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की क्लास कब होगी? परशुराम जी बीए, हाँ बीए फर्स्ट ईयर की कह रहे हैं ना, तो बिल्कुल आज तो वैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि हिस्ट्री की होगी और हिस्ट्री के एग्जाम के जस्ट बाद किसके एग्जाम है, अगर फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के हैं उस अकॉर्डिंग उस एग्जाम से 4 दिन 5 दिन पहले क्लास लग जाएगी, ठीक है ना, निश्चिंत रहिए आप। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि शक्ति संतुलन विश्व राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर सभी का ध्यान जाता है। तो शक्ति संतुलन क्या होना चाहिए, विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन के क्या लाभ है उस पर देखिए। शक्ति संतुलन के लाभ, तो यहाँ पे तीन चीजों को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो आप ध्यान रखेंगे। छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा होती है पहली, छोटे राज्यों की स्वाधीनता यानी आजादी, रक्षा और सुरक्षा। कहने का मतलब है अगर विश्व राजनीति में शक्ति के मध्य संतुलन रहेगा तो अगर कोई छोटे मोटे राज्य हैं वह अपना शासन सही से चला सकते, वरना अगर कोई शक्ति संतुलन की व्यवस्था नहीं है तो बड़ा राष्ट्र वो छोटे राष्ट्र को ग्रहण कर लेगा। मतलब कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये महासागर का नियम है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यही हो सकता है, अगर संतुलन की व्यवस्था न हो तो बड़ा देश या छोटे देश को निगल सकता है। दूसरा क्या लाभ होगा शक्ति संतुलन से, तो दूसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति होगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण। अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण ध्यान रख लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है
और ये आएगा भी जरूर। अगर आपने लाइव क्लास ली है तो ये जो भी पढ़ाया ना वो तो आपके 100% दिमाग में है और बहुत अच्छा आप लिखोगे, क्योंकि मुझे पता है ये फर्स्ट ईयर वालों ने जिस तरह से किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम करना। नेक्स्ट तीसरा लाभ, अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व राजनीति की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम करना। बात कर लेते हैं कि विश्व के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को हम जमाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि विश्व में शक्ति संतुलन बना रहे। तो अब शक्ति संतुलन से जुड़े जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको लेकर मैंने आपको बता दिया, इससे बार आपका नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और इसको लेकर आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन से जुड़े प्रश्न काफी बार आए हैं और इस बार भी आएंगे। तो देखिए अब बात करते हैं शीत युद्ध, अर्थ कारण एवं प्रभाव के बारे में। शीत युद्ध, और ये आपको पता होगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध का अर्थ क्या है, क्यों हुआ, कारण इसका क्या थे शीत युद्ध के, और फिर हम इसी के साथ इसका पॉइंट देखेंगे प्रभाव। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके एग्जाम में ये जो पढ़ा रहा हूँ 100% है। 100% बोल दिया मतलब अब आप सही तरह से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में इससे जुड़े नंबर पक्के लेके जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं शीत युद्ध क्या है। आपको पता होगा, आपने क्लासों में पढ़ा भी होगा शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। शीत युद्ध को जैसे अगर हम इंग्लिश वर्ड में कहें तो आपने सुना होगा कोल्ड वार। क्या सुना होगा, कोल्ड वार। ऐसे अगर हम जिसको मतलब बेसिकली थोड़ा सा ही आइडिया तो वो क्या कहेगा, ठंडा युद्ध। क्या कहेंगे, ठंडा युद्ध। ठंडा युद्ध का मतलब होता है एक ऐसा युद्ध जो वास्तव में युद्ध न होकर विचारों की लड़ाई हो। ठंडा युद्ध तो ये होता है, गर्म युद्ध मतलब धनाधन हथियार बंदूकें वगैरह वो होती है, ठीक है। सर बीए थर्ड ईयर की हिस्ट्री की क्लास कब होगी, शाम के टाइम होगी डियर। टाइम आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी क्लास शुरू होगी ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, स्टार्ट होगी उससे पहले। लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्रुप में और टेलीग्राम में हमेशा जो भेजता हूँ उसी तरह भेज दूंगा। और ज़्यादातर क्लास है वो 7-8 के मध्य होने की संभावना है, तो वो ध्यान रख लीजिएगा। अगर पहले होगी तो आपको अपडेट दे देंगे। तो शीत युद्ध का अर्थ की बात करें तो अर्थ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2-3 आपको मैं यहाँ पे मीन्स बताऊंगा क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं उसी अकॉर्डिंग। तो पहला है शीत युद्ध का अर्थ होता है विचारों की लड़ाई या विचारधाराओं की लड़ाई, विचारधाराओं की लड़ाई। दूसरा होता है हथियारों की होड़। तीसरा हम ये कहेंगे कि दो महाशक्तियों में संघर्ष। तो शीत युद्ध का अर्थ होता है एक ऐसा युद्ध जो वास्तव में हकीकत में हथियारों का आमने सामने की लड़ाई वाला युद्ध न होकर दो शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य एक दूसरे को शक्ति के रूप में प्रकट और स्थापित करने के लिए विचारधाराओं की लड़ाई थी। विचारधारा मतलब सोवियत संघ एक और था, एक और कौन था, यूएसए अमेरिका, तो दूसरी और कौन था, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो इन दोनों के मध्य एक दूसरे को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक दूसरे को शक्तिशाली बनाने के लिए जो पैतरा अपनाया गया उसी पैतरे को नाम दिया गया शीत युद्ध, ठीक है। और ये विचारों की लड़ाई भी कह सकते हैं क्योंकि ये अपने अपने विचारों को प्रभावशाली बनाना चाहते थे। और हथियारों की लड़ाई नहीं कहेंगे, होड़ कहेंगे, क्योंकि एक गुट शक्तिशाली हथियार इकट्ठे कर रहा था, दूसरी और दूसरा भी यानी कह रहा है कि अगर मेरा दुश्मन हथियार ज्यादा इकट्ठे कर रहा है तो मुझे डर होगा कि क्या पता उसके बाद और कैसे हथियार हो। तो इसलिए उसका सामने वाला जो पक्ष है वो भी हथियार इकट्ठे करेगा, यानी दोनों अपने अपने हथियार का जखीरा खड़ा करेंगे, क्या पता युद्ध हो जाए और मैं हथियार कम पड़ जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो महाशक्तियों के बीच संघर्ष था।
दो महाशक्तियों के मध्य संघर्ष था और दो महाशक्तियों के मध्य हथियारों की होड़ थी। ध्यान रखिएगा, लड़ाई मत लिखिएगा, हथियारों की होड़। दो महाशक्ति कौन सी है? यूएसए और यूएसएसआर। तो इनके मध्य ये आमने सामने का युद्ध न होकर विचारधारात्मक हथियारों की होड़ और इनके शक्ति स्थापित करने के लिए जो संघर्ष था वही कहलाता है शीत युद्ध। समझ में आ गया? मैंने आपको यहाँ पे अर्थ तो एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शीत युद्ध क्यों हुआ, शीत युद्ध क्यों हुआ और इसके होने के कारण क्या थे, तो वो आप समझ लीजिए। एग्जाम के लिए मैंने आपको पहले 100% यहाँ पे कह दिया है कि इन तीनों पॉइंट में से आपके कुछ ना कुछ पॉइंट तो चिपके हुए हैं आपके एग्जाम में, ये आप मान के चलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं शीत युद्ध के कारण कि भाई शीत युद्ध क्यों हुआ। शीत युद्ध क्यों हुआ? सर बी ए फर्स्ट ईयर इतिहास की क्लास कब लगेगी? इतिहास की क्लास आपके एग्ज़ाम कब है, एक बार तो आप मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि आपके काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो बताइए। तो पहला हम बात करें कि शीत युद्ध होने का पहला एक कारण तो इतिहास में ही है। इतिहास में ही एक ऐसी घटना थी जो शीत युद्ध को भविष्य में होने का इशारा कर रही थी, यानी ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण का मतलब ये है कि 1917 में, आपको पता होगा 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति हुई थी और ये बोल्शेविक क्रांति है। इस बोल्शेविक क्रांति के तहत अगर मैं आपको बताऊं तो बोल्शेविक क्रांति के समय पश्चिमी राष्ट्र जो सोवियत संघ था उसको समाप्त करने के लिए एक विचारधारात्मक संघर्ष हुआ था। तो तभी से ये शुरू हो गया था कि साम्यवादी विचारधारा को समाप्त किया जा रहा है, तो इसलिए साम्यवादी देश है वो संघर्षशील हो गए थे। तो पहला तो इतिहास में ही, क्योंकि आपको ये पता है, क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि शक्ति संघर्ष के लिए होती है, शक्ति संघर्ष के लिए ही इन दोनों देशों के मध्य लड़ाई होती है। तो शीत युद्ध होने का पहला कारण था ऐतिहासिक कारण, क्योंकि 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके द्वारा सोवियत संघ है उसको समाप्त करना, साम्यवादी विचारधारा को समाप्त करना एक लक्ष्य रखा गया था पूंजीवादी देशों के द्वारा। तो फिर उसी दौर से एक तरफ पूंजीवादी एक तरफ साम्यवादी दो देशों के मध्य, मतलब दो विचारधारा के मध्य यह संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा कारण आपको बताएं तो वो है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चा मतलब मान लीजिए कि भाई दो ध्रुव है जो संघर्ष के लिए लड़ रहे, दो शक्तिशाली है जो आपस में लड़ रहे, लेकिन अगर एक संघर्ष एक ध्रुव है वो समाप्त हो जाता है तो एक ही ध्रुव शक्तिशाली रह पाता है, तो फिर दूसरे मोर्चे को कौन कंट्रोल करेगा? एक मोर्चा तो हमेशा बना हुआ था, दूसरा मोर्चा कमजोर हो गया था, अब उस दूसरे मोर्चे को कौन संभालेगा? तो ये दूसरे मोर्चे को संभालने या दूसरा मोर्चा कौन होगा, इसके प्रश्न के जवाब में साम्यवादी विचारधारा आई। कौन सी आई? साम्यवादी विचारधारा ने द्वितीय मोर्चे को संभाला, ठीक है, यानी सोवियत संघ। तो इसी तरह से पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा के मध्य ये संघर्ष है वह नया रूप, नया इतिहास गढ़ने वाला था। इसके अलावा जैसे बात करें तो जैसे आपको पता होगा ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना, ये भी एक कारण था। ईरान से सोवियत सेना नहीं हटाया जाना। देखिए अब यहाँ पर आपको बताएं कि ईरान से सोवियत सेना यानी सोवियत जो है सोवियत संघ यूएसएसआर, इसने ईरान पे कब्जा किया था और उस दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार किया था और जब युद्ध समाप्त हो गया तो आंग्लो अमेरिकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हट गई, लेकिन सोवियत जो संघ है वो उसने ईरान से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप सोवियत संघ ने बाद में वहां से अपनी सेना हटाई। तो इस तरह से यहाँ पर तनाव उत्पन्न हो गया था, क्योंकि सोवियत संघ जो है वह एक अलग गुट ध्रुव की ओर था, दूसरी ओर ब्रिटेन और अमेरिका वाला जो गुट था वो अलग था। लेकिन यहाँ पर तनाव का कारण ये था कि ईरान जो है
वो एक सेंटर बिंदु बन गया और इस पर सोवियत संघ ने अधिकार कर लिया था। तो अब इससे जब ये हटना नहीं चाह रहा था तो फिर विश्व राजनीति में ये तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, स्वतः शीत युद्ध की कारण को देखा जाए तो है, ध्यान रखिएगा, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, कहने का मतलब है कि टांग अड़ाते हैं तो दुश्मनी पैदा होगी। तो टांग अड़ाई और दुश्मनी पैदा हुई और शीत युद्ध का कारण बन गई। तो यहाँ पर यही कारण बताना चाह रहा हूँ कि 1944 में जो समझौता हुआ था ब्रिटेन और, ठीक है ना, 1944 के अंदर एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया था। एक समझौता हुआ तो जो यूनान था वो ब्रिटेन के अधिकार में मान लिया गया, ये एक समझौता हो गया था। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति थोड़ी कमजोर तो हो गई, लेकिन अब मान लेते हैं कि भाई कमजोर होना हो, लेकिन पहले ही जब ये बात क्लियर हो गई कि यूनान ब्रिटेन का राज्य होगा, अगर ब्रिटेन कमजोर है तो इसका मतलब कोई भी इसको लूट सकता है, क्या मतलब किसी और देश को। तो यहाँ पर यही घटना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई, जिससे ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो यूनान के शक्ति शून्य होने को भर को देखकर साम्यवादी जो पड़ोसी देश थे उन्होंने अधिकार कर लिया। तो इस अधिकार की वजह से ये संघर्ष है वह नया रूप लेने वाला था, क्योंकि ये जब ब्रिटेन के अंतर्गत गया था तो सोवियत संघ ने अधिकार करना था साम्यवादी विचारधाराओं ने, तो फिर ये एक गर्मा गर्मी माहौल पैदा हो गया था, यानी ये एक शीत युद्ध का रूप ले रहा था। इसके अलावा सबसे बड़ा अगर मैं कारण आपको बताऊं तो बड़ा कारण आपको पता होगा, अणु बम का आविष्कार। सर हमारे बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा 20 मई को पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद आप BSTC, हाँ BSTC तो मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा, आपकी बी फर्स्ट ईयर की परीक्षा 20 मई को हो जाएगी, हाँ बिल्कुल। उसके बाद तो फिर आप जो कह रहे हैं ना, उसके बाद तो कंटिन्यू रहेगी अपनी BSTC क्लास, क्योंकि बीच बीच में अभी एग्जाम की वजह से आपको कंटिन्यू BSTC क्लास तो नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप कॉलेज के एग्जाम खत्म हो जाएंगे उस दौरान आपको रेगुलर क्लास मिलेगी और आपके एग्जाम तक उसको फिनिश भी कर दिया जाएगा सिलेबस को। तो बात करते हैं अणुबम यानी परमाणु। आपको पता होगा कि पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जापान में गिराया गया था। ये छोटा प्रश्न आ सकता है। जापान के 2 शहर, एक तो था हिरोशिमा, एक था नागासाकी। ठीक है ना। यहाँ पे जो गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा परमाणु जो बम था वो था फैटमैन। हो सकता है ये प्रश्न आ जाए कि जो अमेरिका पर बम गिराया था वो किसने गिराया था? USA ने। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि अणु, पहले देखो क्या था कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की यानी द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अमेरिका यहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, 2 परमाणु बम गिराए गए थे, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, ये क्लास लाइव चल रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सर हमारे यहाँ 12वीं बी थी, हाँ हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, नागासाकी या नागा, ये थोड़ा वर्ड का मुझे कंफ्यूज रहता है, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हिरोशिमा में जो बम फेंका था या बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, और नागासाकी में जो गिराया था उस बम का नाम था फैटमैन। तो इस तरह से ये 2 जो थे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये कारण समझ में आ गया होगा कि परमाणु मतलब शीत युद्ध होने का कारण। नेक्स्ट आपको जो 6ठा पॉइंट बता रहा हूँ, 6ठा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन जो था उसको क्या कर दिया? नाका बंद कर दिया, यानी उसकी बॉर्डरिंग कर दी, सीलिंग कर दी। तो कहने का मतलब है सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल जो 1948 में हुआ था प्रोटोकॉल, उसको उल्लंघन किया और बर्लिन की क्या कर दी? नाकेबंदी कर दी। तो जब बर्लिन की नाकेबंदी कर दी तो इसलिए पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के खिलाफ शिकायत की और कहा कि शांति के संबंध कार्रवाई हुई है। कहने का मतलब था, आपने देखा होगा कि पहले के समय काफ़ी युद्ध वगैरह होते थे, तो फिर जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वो कहता था कि अब मैं तेरे को हरा दिया है, अब तू अपने किले की नाकाबंदी नहीं करेगा।
तो इसी तरह सोवियत संघ ने जब नाकाबंदी कर दी तो इस तरह से बाकी देशों को प्रॉब्लम हुई और उन्हें संयुक्त राष्ट्र में शिकायत कर ली और यही एक कारण था और तनाव होने का। इसके अलावा बात करें लास्ट और 7वां पॉइंट देख लेते हैं। तो 7वां पॉइंट था, ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग, सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर, आपको पता ना, वीटो का बार बार प्रयोग, वीटो पावर, सोवियत संघ में जो स्थायी मेंबर होते हैं उसे वीटो पावर होता है। लेकिन सोवियत संघ द्वारा विश्व राजनीति में कुछ भी अच्छा करने को लेकर जब भी कोई कार्य किया जाता तो वीटो का पावर यूज किया जाता था, यानी वीटो का पावर जरूरत के समय होता है, लेकिन बार बार वीटो के पावर से ये जो माहौल है गर्मा गया था। तो ये वो कारण है जो शीत युद्ध को होने का इशारा दे रहे थे, ठीक है, यानी शीत युद्ध होके रहेगा। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये शीत युद्ध के होने के कारण थे। अब बात करते हैं कि शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। अभी मैंने कहा है कि अभी जो समझा रहा हूं ना वो 100% एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये तीनों में से यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूं उसमें से मैंने अर्थ समझा दिया, कारण समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूं शीत युद्ध का क्या प्रभाव हुआ। और जो अभी जो ऐसे आपके मित्र हैं जो अभी क्लास लाइव नहीं देख पा रहे तो बाद में आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रभाव। शीत युद्ध का प्रभाव, हाँ, वीटो पावर में असहमत, बिल्कुल निषेधात्मक, वीटो पावर को ऐसे भी कहते हैं निषेधात्मक, ठीक है ना, बिल्कुल सही बताया है एफ गेमिंग, बिल्कुल सही बताया। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, शीत युद्ध होने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या उथल पुथल आई, ये मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा आप सभी को कि शीत युद्ध होने से क्या हुआ कि विश्व जो है वह दो गुट में बढ़ गया। यानी मान लीजिए एक पूरा विश्व है, जब शीत युद्ध हुआ तो विश्व दो गुटों में बढ़ गया। क्या बढ़ गया, विश्व दो गुटों में बढ़ गया। एक गुट तो बन गया पश्चिमी गुट, क्या बन गया, पश्चिमी गुट, और पश्चिमी गुट का नेतृत्व करने वाला था यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और एक गुट बन गया पूर्वी गुट, कौन सा गुट बन गया, पूर्वी गुट, और उसका नेतृत्व करने वाला था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। ये जो है वो साम्यवादी पूंजीवादी विचारधारा और ये साम्यवादी विचार पर आधारित था। यानी पहला जो कारण है ध्यान रखिएगा वह है विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। विश्व है वह दो गुटों में बढ़ गया। शीत युद्ध की वजह से क्या हुआ कि विश्व दो गुटों में बढ़ गया। कैसे, जैसे आपको पता होगा, जैसे अभी मैंने बताया पूरा एक विश्व था, अब यहाँ पर ये जो सोवियत संघ था, यहाँ पर जो अमेरिका था, तो ये दोनों अब विश्व में शक्तिशाली बढ़े। क्योंकि आपको पता होगा जब 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो समाप्त हो जाता, तो उसके बाद विश्व में दो ही शक्तिशाली देश बच जाते। तो ये जब विश्व में दो ही शक्तिशाली देश बचते हैं तो फिर क्या होता है, वे दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। दो गुट बच गए, तो एक गुट कहता है कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं, तो दूसरा गुट कहता है अमेरिका वाला का मैं ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं। तो इसलिए दोनों अपने अपने आप को विश्व में शक्तिशाली बनाने के लिए विश्व राजनीति में चाह जाते हैं और वे दूसरे छोटे छोटे देशों को अपनी ओर खींचते कि मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारी सोवियत संघ से रक्षा करूंगा। इधर सोवियत संघ कह रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा अमेरिका के गुट से। तो इस तरह से विश्व राजनीति में जो विश्व है वह दो गुटों में बढ़ जाता है। ये शीत युद्ध का पहला प्रभाव था। दूसरा था आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। ये मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। हम विश्व की बात करें तो ये जो घटनाएं हैं वो विश्व में हो रही है। तो विश्व में फिर जब इस तरह का माहौल हुआ तो फिर क्या हुआ कि आतंक एवं आतंक यानी डर का माहौल, आतंक को हम कहते हैं डर का माहौल। तो आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार।
यानी एक तो आतंक, हमेशा डर लगने लगा कि कब अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शक्ति को लेकर लड़ाई हो जाए, संघर्ष हो जाए, ठीक है ना, डर का माहौल। हम कि अगर मान लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहां हमेशा लड़ाई बारूद वगैरह ये होता रहता, तो हमें डर लगता नहीं लगता, हमेशा आतंक, डर का माहौल रहता है। और इस तरह से फिर ये अविश्वास का भी माहौल था कि कोई देश किसी पर भरोसा नहीं करने वाला था, और ऐसा वातावरण है वो बढ़ गया था। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संबंध है वो शिथिल पड़ गए थे, कमजोर हो गए थे, और ये डर का जो माहौल है वो बढ़ गया था। बात करते तीसरा, तो परमाणु बम की संभावना का भय। आपको पता होगा जब अमेरिका के द्वारा 1945 में जब परमाणु बम को विस्फोट किया गया, तो अब पूरे विश्व में परमाणु का डर छाया गया। एक ऐसा डर बैठ गया कि क्या पता कब कोई देश दूसरे देश पे परमाणु बम का आक्रमण कर दे और पूरा विश्व, पूरा जो देश है या देश का काफ़ी इच्छा वो बर्बाद हो जाए। तो अब एक ऐसा आविष्कार हो गया था मानव के द्वारा जो मानव के जीवन को खतरे में डाल रहा था, यानी परमाणु। तो ये कब हुआ? शीत युद्ध के होने से, या शीत युद्ध का जो ये जो पूरा एनवायरनमेंट उस समय बना, तो उसका ही विश्व राजनीति में प्रभाव हुआ, परमाणु का डर। परमाणु हमेशा एक मानव ने ऐसी चीज बनाई जिसे मानव ही डरने लग गया, मानव ही डरने लग गया। इसके अलावा सैनिक संधि और सैनिक गठबंधनों का बाहुबल्य। सैनिक संधियां एवं सैनिक गठबंधन। ये ध्यान रखिए, आपको पता होगा कि विश्व में दो गुट बने, एक तो अमेरिका बना, ठीक है, और एक और क्या बना था? सोवियत संघ वाला गुट बना था। तो दोनों शक्तिशाली होना चाहते थे। तो अमेरिका ने क्या किया, 1949 के अंतर्गत अपना एक सैनिक गुट बनाया जिसका नाम था नाटो, ठीक है ना, नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका पूरा नाम था। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये जो था ये एक सैनिक गुट था। क्या था? सैनिक गुट। यानी इसका मतलब था अमेरिका ने कहा कि आप मेरे नाटो के साथ जुड़ जाओ, जो मेरे पक्ष वाले देश है, तो आपकी सुरक्षा मेरा उत्तरदायित्व है। अगर मेरे नाटो के मेंबर में किसी एक पर हमला होगा तो पूरे देश पर हमला माना जाएगा और हम उसका जवाब देंगे। तो इस तरह से 1949 में यूएसए ने नाटो एक गुट बनाया, ये सैनिक गुट था। तो इसके जवाब में 1955 के अंतर्गत यूएसआर ने भी एक गुट बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। क्या नाम था? वार्सा पैक्ट। तो इस तरह से विश्व राजनीति में सैनिकी गुट की राजनीति हो गई, दोनों और सैनिकी गुट बन गए, और ये तनाव का माहौल है वो पैदा हो गया। ये शीत युद्ध का ही कारण था। किसका कारण था? शीत युद्ध का ही कारण था, जिससे विश्व राजनीति में डर का माहौल हो गया, यानी डर की व्यवस्था हो गई। और इस शीत युद्ध की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु होना पड़ा। ये नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु बनाना, यूएनओ का पंगु होना। इसका मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह इस शीत युद्ध में ओनली एक क्या कहें हम, प्रतिमूर्ति हो गई। वह कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अमेरिका पूरी ताकत के साथ अपनी शक्ति से, कूटनीति से राज करना चाहता था, और जो वो नीति चल रहा था उसका सामना कोई देश नहीं करने वाला था। इसलिए विश्व राजनीति में जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो था वह भी कमजोर पड़ गया, क्योंकि अब वो एक कठपुतली की तरह हो गया। वो सिर्फ देख सकता था, कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर उन दो शक्तिशाली देशों की ही चल रही थी जो विश्व राजनीति में शक्तिशाली थे। तो फिर यूएनओ जो है वह एक नाम मात्र मूर्ति हो गया। और आज भी परमाणु बम का भय है, बिल्कुल आज भी है, क्योंकि आज सभी देश अपने अपने परमाणु बम को बढ़ाना चाहते हैं। कोई कह रहा है मेरे पास 300 परमाणु बम कह रहा है, कोई कह रहा है मेरे पास 500 परमाणु बम है। अब ये बम है तो फूटेंगे, और फूटेंगे, अब ये कब फूटेंगे तो ये डर है, कब फूटेंगे ये डर है। आज कल कब कब पता नहीं, जब फूटेगा तो ये डर का माहौल तो हमेशा बना रहेगा। बीए फाइनल की हिस्ट्री की क्लास कब होगी? शाम को होगी डियर। आपको जब भी होगी आप अपडेट रहिएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और ग्रुप में आपको मैं बता दूंगा, अपडेट रहिएगा बस।
बात करें शीत युद्ध का और क्या कारण हुआ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो इसका एक ही कारण बहुत इंपॉर्टेंट था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण हो गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा परिषद है वो कमजोर हो गई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह अपने आप में धीरे धीरे कमजोर साबित होती गई, या कहें कि शस्त्रीकरण का अविरल प्रतिस्पर्धा। यानी ये पॉइंट याद रखिएगा, शस्त्रीकरण की अविरल होड़, यानी शीत युद्ध का ही प्रभाव था कि विश्व में हथियारों की लड़ाई शुरू हो गई, मतलब होड़ शुरू हो गई। हथियारों की लड़ाई तो नहीं हुई थी, विश्व राजनीति में जब एक देश शक्तिशाली हो गया तो दूसरा देश सोचने लगा क्या पता कितने ज़्यादा हथियार होंगे तो मुझे भी हथियार बनाने चाहिए। यानी एक दूसरे के गलत अंदाजे से, जैसे अमेरिका कह रहा है कि सोवियत संघ ने 1000 परमाणु बम बना लिए, भले 2 बनाए लेकिन ये होता है ना शक, तो शक की कोई बीमारी नहीं होती है। इस तरह से विश्व राजनीति में इन दोनों गुटों ने अनाप शनाप हथियार इकट्ठा कर, इतने हथियार कर दिए कि अब वे खुद ही डरने लगे। तो ये था शीत युद्ध से विश्व राजनीति में प्रभाव, जो मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध से विश्व राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा। तो अभी मैंने क्या कहा था, आपके एग्जाम में आएगा, लिख के लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा कि मैंने ये कहा था और ये डेफिनेटली आएगा। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध का अंत, शीत युद्ध का अंत किन परिस्थितियों में हुआ और शीत युद्ध से राजनीति के अंतर्गत और क्या चीजें हैं जो छोड़ी गई। तो सबसे पहले बात करें शीत युद्ध का जो अंत हुआ उसके बारे में, कि शीत युद्ध का अंत जो हुआ वह किस कारण हुआ या शीत युद्ध की समाप्ति के कारण क्या थे। शीत युद्ध की समाप्ति के कारण, तो सबसे पहला जो कारण था आप याद रखेंगे, नोट करेंगे कि सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचेव, तो जो सोवियत संघ का उस समय राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं नीतियां, एक सबसे बड़ा कारण तो ये था कि शीत युद्ध के श्रम बिंदु में, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध का श्रम बिंदु क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिस समय शीत युद्ध हकीकत में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था, लेकिन किसी कारण से वह युद्ध टल गया, वरना न तो आप देख रहे होते ना मैं देख रहा होता, क्योंकि तबाह हो जाता, मंजर बहुत दर्दनाक होता। तो शीत युद्ध का तनाव बिंदु अगर कहें श्रम बिंदु तो होता क्यूबा मिसाइल संकट 1962, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति का पहला कारण था कि शीत युद्ध का एक टर्निंग मतलब वो क्या कहते हैं, सोवियत संघ का जो प्रधानमंत्री था उस समय, जब राष्ट्रपति होता है तो जो राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचेव, तो जब शीत युद्ध का इतना खतरनाक माहौल हुआ कि एक पक्ष ज़्यादा शक्तिशाली एक पक्ष ज़्यादा कमजोर की लड़ाई में ये युद्ध तो हो गया, लेकिन अब ये युद्ध सर्वनाश की ओर जा रहा था। तभी सोवियत संघ के एक राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया कि इस शीत युद्ध के तनाव को कम किया, और कम इतना किया कि शीत युद्ध अब शिथिल पड़ गया था। इनका जो व्यक्तित्व था, यानी जो एक लीडरशिप का गुण होता है वो, ठीक है ना, जो एक लीडरशिप का गुण होता है वो, और इनकी जो नीतियां थी सोवियत संघ में सुधार की नीति, इसने काफ़ी हद तक शीत युद्ध को या शीत युद्ध की दिशा को भटका दिया, और ये एक बहुत बड़ा कारण था। एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि मिखाइल गोर्बाचेव की सोवियत संघ में सुधार नीति और उसका व्यक्तित्व प्रभाव शीत युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाने वाला था। सबसे अधिक मौतें प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई आपने, बिल्कुल। बात करते हैं दूसरा कारण शीत युद्ध की समाप्ति का। तो वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं जो शायद अगर आपको पता होगा कि शीत युद्ध का दौर कब तक चला। शीत युद्ध का जो दौर था, ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध की शुरुआत है वो 1945 से होती है, और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था
तब तक शीत युद्ध का दौर कहलाता है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध का दौर 1945 से 61 का दौर था। इसके अलावा सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां, दूसरा विघटन का कारण। देखिए, एक चीज तो होती है ना पैसा, अगर किसी व्यक्ति विशेष के पास पैसा नहीं होता है तो फिर वो जोर भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ, देखिए ये जो शीत युद्ध की लड़ाई दो गुटों के मध्य थी। एक गुट था अमेरिका वाला जो पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था, एक गुट था सोवियत संघ जो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। जो अमेरिका है वह पूंजीवादी विचारधारा आधारित था, यानी ये एक पूंजीशाली देश था, इसके पास पूंजी संपत्ति प्रॉपर्टी संसाधन काफी ज्यादा थे, तो ये लंबे समय तक टिक सकता था। यानी दो गुट है, तो अमेरिका पूंजीवादी गुट था, तो इसके पास शक्ति संपन्न पूंजी काफी थी, तो वो लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता था, क्योंकि इससे कमी नहीं थी, वह पूरा एक बैलेंस वाला राज्य था, देश था। लेकिन सोवियत संघ था वह उनके 15 देशों का एक गुट वाला देश था, जिसमें 15 देश आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन अब इसमें क्या था कि ये साम्यवादी विचारधारा आधारित था, तो ये पूंजीवादी देश नहीं था। अब हुआ ये कि दोनों की लंबी लड़ाई के चक्कर में, ये तो पैसे वाला राज्य था तो टिक गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसके 15 जो देश थे वह अब इसका साथ छोड़ दे। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने जितना भी जो पैसा था ना वह इस युद्ध की लड़ाई में डाल दिया, यानी हथियार खरीदे या किसी ऐसे देशों को अपने मिला दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, उसको पैसे दे दिए। इस तरह से खुद ब खुद सोवियत संघ की नीतियां उसके विघटन की ओर लेके गई, क्योंकि सोवियत संघ ने अपनी देश की अर्थव्यवस्था कमजोरी या उसकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया और देश से आर्थिक रूप में कमजोर, गरीबी हो, कटोरे मांगने जैसी हालत का एक खुशनुमा माहौल, दुखनुमा माहौल पैदा हो गया। तो शीत युद्ध में सोवियत संघ के विघटन का भी कारण यही था, शीत युद्ध की समाप्ति का, कि भाई सोवियत संघ है वो कमजोर हो गया था आर्थिक दृष्टिकोण से, उसके उद्योग धंधे व्यापार वगैरह सब कमजोर हो गए थे और काफ़ी हद तक तो उनके कंगाल हो गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा सोवियत संघ ने क्या कर दिया, युद्ध की ओर लगा दिया था। तो इस वजह से हम यही कहेंगे कि सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां ऐसी थी कि अब उसे और ज़्यादा युद्ध नहीं खींचा जा रहा था, यानी पैसे नहीं थे, बिना पैसों के तो कुछ नहीं चलता है। तो पैसे, आर्थिक स्थिति ऐसी कमज़ोर होगी कि अब सोवियत संघ ने खुद को ही युद्ध के अंदर अपने आप को ये सोचा कि अब लेट गो, इसको जाने दो। बात करते हैं, तीसरा जो कारण था वो था सोवियत संघ का बिखराव। आपको पता होगा सोवियत संघ का जो विभाजन है, ठीक है ना, वह दिसंबर 1991 को हुआ था। उसके पहले बर्लिन जर्मनी का, यानी बर्लिन का जो कहे एकीकरण हुआ था जर्मनी का, ठीक है ना, और ऐसी और भी ज़्यादा घटनाएं हुई जिससे धीरे धीरे सोवियत संघ को एक विघटन की ओर लेके गए। फिर जैसे बात करें कि जो सोवियत संघ था ये इनके लगभग 15 देशों का मिला जुला एक संघ था, लेकिन जब सोवियत संघ ने अंधाधुनी पैसे बाए और इस युद्ध में जो बेमतलब का युद्ध निकला उसमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, तो इस वजह से सोवियत संघ से अब उनके जुड़े हुए राष्ट्रों का लगाव कम हो गया। एफ गेमिंग कह रहे तीसरा युद्ध कब होगा? तीसरा युद्ध होगा जरूर, ये तो श्योरिटी है, लेकिन अब तीसरा युद्ध कब होगा तो ये डिपेंड करता है विश्व की राजनीति पर। अगर विश्व सही संबंधों पे चला, अगर विश्व के सभी देशों ने मानव हित और राष्ट्र हित को ध्यान में दिया, समाज कल्याण पर ध्यान दिया, तो विश्व युद्ध शायद लंबे समय तक ना हो, अपनी पीढ़ियां पुश्तैनियां अपना कार्य पूर्ण करके जाए। वरना अन्यथा कभी अचानक विश्व राजनीति में ऐसा कोई तरंग पॉइंट आ गया जिससे अचानक से डूबती रसों पर नमक छिड़ जाए, तो फिर कभी भी हो सकता है। लेकिन अब हो कब, इसका कोई समाधान नहीं होता है। अब जैसा आपने देखा होगा कि यूक्रेन में जो सोवियत अपने ये जो माहौल हुआ था यूक्रेन वाला, तो इस यूक्रेन वाले माहौल को अगर देखा जाए तो काफ़ी तनाव हो गया था। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि सोवियत संघ की जो कमजोरियां थी वही शीत युद्ध का अंत करने लगी। सोवियत संघ की कमजोरियां शीत युद्ध के अंत की ओर लेके गई, क्योंकि आपको पता होगा सोवियत संघ ने अपने आप को कमज़ोर मान लिया था, और मतलब कमज़ोर हो गया था। क्यों? क्योंकि 9 अगस्त 1991 को सोवियत संघ के
प्रमुख दल और राष्ट्रपति का पद है उसका तख्ता पलट हो गया, तख्ता पलट हो गया, और जो उस समय का जो राष्ट्रपति था वह गद्दी से हट गया और उसकी जगह नए राष्ट्रपति ने अपनी पद संभाला। तो अगर ऐसे देखा जाए तो सोवियत संघ की कमजोरी का कारण ही था कि शीत युद्ध है वह समाप्त हो गया। और यही हम बताएं तो आपको ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ की कमजोरी शीत युद्ध के अंत की ओर जाती है। और चौथा जो पॉइंट, अंतिम पॉइंट बता रहा हूं, वो है साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार व्यवस्था। साम्यवादी देशों में लोकतंत्र ए बाजारों उन्मुखी व्यवस्था। मतलब ये हुआ कि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था, लेकिन अब एक ऐसा दौर आया कि सोवियत संघ के जो देश थे उन्होंने समझा कि साम्यवादी पलह में या साम्यवादी सहारे में रहने से अच्छा है हम पूंजीवादी देशों के संपर्क में जाएं। हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमने अपनी विचारधारा को बदलना है और पूंजीवादी विचारधारा का दामन पकड़ लेना है। तो फिर यही है कि साम्यवादी देशों के अंदर जो भी देश शामिल थे 15 देश, उन्होंने अब लोकतंत्र का टेस्ट समझ लिया था कि लोकतंत्र होगा तो सबकी उन्नति होगी। इसके अलावा बाजारोन्मुख मार्केटाइजेशन दो, ठीक है, थर्ड ईयर की एक रिकॉर्ड कर देंगे और दूसरा लाइव चलाएंगे 9 बजे अपने। वो परमानेंट तो 9 बजे का कहूँ। वो तो 9 बजे आप फोन कर रहे हो, आप देख लेना। ठीक है, तो बैठो, तब तक हम एंड तक आ गए, अभी 10-5 मिनट। मैं वहाँ जाके आता हूँ थोड़ा। ओके। तो फिलहाल बात करते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज अब है, वो है कि जो बीए जो थर्ड ईयर है, ठीक है ना, बीए थर्ड ईयर की आप कह रहे थे हिस्ट्री की क्लास कितनी बजे होगी, तो अब फिक्स टाइम है 9 PM पर होगी। कितने बजे होगी? 9 PM पर होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, अपने सभी मित्रों को और सभी दोस्तों को, जो भी आपके रिलेटिव है उनको भी बता दीजिएगा कि बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री क्लास 9 बजे होगी, ठीक है ना। टाइम्स अलॉट कर दिया है और आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आगे बात करते हैं साम्यवादी देश। इससे पहले भी 2 बजे एक क्लास होगी जो आपके काम की है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। तो सोवियत संघ के देशों में आपस में लोकतंत्र की एक बीज का उत्पन्न होना और बाजारोन्मुखी व्यवस्था, तो ये वो कारण थे जो शीत युद्ध के समाप्त, यानी शीत युद्ध को समाप्त करने तक लेके गए, यानी शीत युद्ध का समापन हो गया। अब बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष के ऊपर एक प्रश्न आ सकता है, क्योंकि अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो यूनिट 3 को इम्पोर्टेंट है और यूनिट 3 को मैं पूरा करने वाला हूँ। ये जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, वो यूनिट 3 को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और यूनिट 3 है वो अभी हाथों हाथ हम पूरा भी कर लेंगे। तो बात करते गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्षता की अवधारणा। इसके अलावा शीत युद्ध या शीत युद्ध के बाद गुट निरपेक्ष की क्या प्रासंगिकता है, प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न आ सकता है। इसको जितना राइट करो उतना कम है, ध्यान रख लीजिएगा। तो गुट निरपेक्षता की अवधारणा का मतलब इस गुट निरपेक्षता में किस तरह की विचारधाराओं को बढ़ावा दिया गया, कौन सी ऐसी विचारधारा थी गुट निरपेक्ष को उसके मुकाम पर लेके आई वो। तो आपको पता होगा गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, बताइए पहले तो। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, बताइए आप में से। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है गुट निरपेक्ष, गुटबाजी से दूरियां। इसका और अर्थ होता है विश्व के किसी भी ऐसे देश या गुट से संपर्क नहीं रखना
जिसका स्वरूप सैनिक या सैन्य प्रकृति। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा बिल्कुल। एफ गेमिंग कह रहे किसी भी एक पक्ष में ना होना, सही बात कही है। तो ये सिंपल थिंग्स है कि गुट निरपेक्ष का मतलब है गुट से निरपेक्ष होना। यहाँ पर गुट का मतलब शीत युद्ध का दौर था, तो शीत युद्ध के दौरान में विश्व दो ध्रुवों में बट गया था। एक और था तो यूएसए था, आपको पता है, दूसरी ओर एसएसआर था। तो इसका मतलब उस समय शीत युद्ध जब हो रहा था तो पूरा विश्व है वो दो गुट में बट गया, एक ये गुट और एक ये गुट। तो इस गुट ने इस अमेरिका वाला जो गुट था इसका एक सैनिकी गुट भी बना हुआ था इसके अंदर, यानी एक सैनिकी गुट था जिसका मैंने बताया था नाटो। तो इधर क्या बना था, वारसा। तो इस तरह से विश्व दो गुटों में बना था। तो इन दोनों गुटों से दूरियां रखते हुए जो नवीन विचारधारा आई वो आई थी गुट निरपेक्ष। यानी विश्व के इस सैनिकी गुटबाजी से दूर रहते हुए जो नवीन स्वतंत्र दो देश थे, जो नए नए आजाद हुए थे, उन्हें अपने अस्तित्व, अपनी व्यवस्था, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन दोनों गुटों से दूर रहते हुए अपने देश की विकास नीति पर ध्यान देना। तो यही है गुट निरपेक्षता का अर्थ, ध्यान रखिएगा। सर मैंने पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड एग्जाम से एक दिन पहले 8 घंटे की मैराथन क्लास देखी, तो क्या रिजल्ट हुआ बताइए। बताइए आपको इस क्लास का कुछ फ़ायदा मिला। और 8 घंटे देखिए, मतलब ये तो रिकॉर्ड कर दिया आपने। 8 घंटे लगातार देखी है, यानी मैराथन चलती है, बिल्कुल बेसिकली बात सही है, लेकिन 8 घंटे यानी आपने लगभग पूरी मैराथन का निचोड़ निकाल दिया होगा। तो बिल्कुल मुझे बता दीजिए रिजल्ट क्या था आपका, ये बताइए, ताकि मेरी मैराथन क्लास से आपको फायदा हुआ है तो ये सभी को भी पता चले। तो गुट निरपेक्ष से आप समझ गए, गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि विश्व के गुटबाजी से दूर रहना, जिन गुटों का स्वरूप क्या हो, सैनिकी हो। तो इस दौरान देखा जाए तो 1949 के अंतर्गत या 1947 से अपने जैसे भारत की आज़ादी हुई थी, तो ऐसे ही और ऐसे काफ़ी सारे देश थे जो आज़ाद हुए थे। तो उन देशों को वापस इन गुटों में अगर मिल जाए तो वापस गुलाम हो जाएंगे। भारत मान लीजिए 1947 को आज़ाद हुआ था, उस दौरान शीत युद्ध भी चल रहा था। अब भारत आज़ाद हुआ और वापस अगर इसको सोवियत गुट में या अमेरिका के गुट में जाए तो ये तो वापस गुलामी होगी। तो इस तरह से ऐसे भारत जैसे और देश जिनको अपना खुद का आज़ादी स्वरूप बनाए रखना था, तो उन्होंने एक नई विचारधारा, नई व्यवस्था को जन्म दिया, वो था गुट निरपेक्षता। क्या बात है, 80 पेपर समझ लीजिए, 80 नंबर आएंगे। वाह रे वाह मेरे बहादुर, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर 3 छोटे 2 नंबर वाले प्रश्न नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने आपको कल पेपर में बताया था कि 3 प्रश्न ऐसे आए थे जो आप तो क्या लगभग 90% बच्चे वो 3 प्रश्न नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो ज़्यादा हटके आ गए, इसलिए वो तो सबके चूक गए। तो उससे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 8 घंटे क्लास देखी है और आपने एक दिन में अगर ये देख लिया, तो मतलब आपने पूरे साल की मेहनत को एक झटके में पूरा कर लिया। क्या बात है, मज़ा आ गया। ऐसे आप सभी करेंगे तो आप सभी के रिजल्ट अच्छे बनेंगे। और इसी तरह ये क्लास भी 3rd ईयर की मैं देखो पढ़ा रहा हूँ। अभी देखिए मान लीजिए कम ही लाइव है, लेकिन ये ध्यान रखिए जो देख रहा है ना उनको यही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि आप जो समय दे रहे हो इस चैनल को, तो इस चैनल आपको 100% आपको प्रतिफल देगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, आपके सक्सेस का एक तरीका बिल्कुल सही लगा कि आपको क्लास देखते हुए साथ में उसके नोट्स बनाना। क्यों? क्योंकि क्लास के बाद आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवीजन। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, 1 मिनट के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने जो लाइव क्लास तो देख ली, लाइव क्लास देखने के बाद समझ भी लिया, लेकिन उसको रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन करना ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन था कि आपने साथ साथ में नोट किया और रिवीजन किया। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई तो मैं बढ़ता हूँ लास्ट पॉइंट पे, और फिर आज की अपनी जो ये मैराथन क्लास है वो समाप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं कि गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक। गुट निरपेक्षता यानी ये जो हम बात कर रहे हैं, तो ये अपने एग्जाम के तो अंतर्गत आएगी, श्योरिटी ये फिक्स है, ठीक है ना। तो गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक समझिए।
यानी गुट निरपेक्षता किन कारणों से एक व्यापक आंदोलन के रूप में उभरा। गुट निरपेक्षता में ऐसी क्या बातें थी कि ये गुट निरपेक्ष आंदोलन शक्तिशाली आंदोलन बना और शीत युद्ध के दौर में उन दो गुटों को भी उनकी हकीकत उसके दायरे में रखा, यानी एक कहे ना कि एक विकल्प के तौर पे सामने आया था। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन क्यों शक्तिशाली हुआ, गुट निरपेक्षता महत्वपूर्ण विचारधारा क्यों बनी, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था। क्या था? शीत युद्ध। और इस शीत युद्ध की वजह से पूरा विश्व दो गुटों में बटा। तो ये दोनों गुट है वो लड़ाई वाले गुट थे। तो इन दोनों गुटों से अलग रहने के लिए काफी कुछ मतलब इंपॉर्टेंट देशों ने एक नया रास्ता चुना कि दोनों गुटों से या दोनों गुट जो सैनिकी गुट है जिनमें जुड़ गए तो विश्व लड़ाई की ओर चला जाएगा। इससे अच्छा है हम एक अपना ऐसा गुट बनाए जो क्या करे, युद्ध की नीति से दूर रहे और अपने सहयोगी देशों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित की ओर ध्यान दे। तो शीत युद्ध होना गुट निरपेक्षता का कारण था। इसके अलावा देखा जाए कि और क्या कारण थे तो ध्यान रखिएगा, सैनिकी गुटों से पृथकता, आपको पता होगा कि एक तरफ तो था नाटो सैनिकी गुट जो अमेरिका वाला था, एक तरफ था वारसा, और जो वारसा गुट था वो था सोवियत संघ वाला। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो दोनों ही सैनिकी गुट थे और दोनों का अंत खराब होने वाला था। तो इस सैनिकी गुटों से दूर रहने के लिए नया तरीका था कि गुट निरपेक्ष का रास्ता चुना जाए। ठीक है। तीसरा जो कारण था वो था आर्थिक कारण। या आर्थिक कारक। शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध के समय देशों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और जो नए नए स्वतंत्र देश थे उनको पता था कि अगर हम भी शीत युद्ध के इन गुटों के साथ जुड़ गए तो हमारा अस्तित्व, हमारा ये जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को, अपने देश की लाज बचानी है, देश की आज़ादी और देश को समृद्धिवान बनाना है। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस गुटबाजी से दूर रहना है और अपने देश की आर्थिक नीतियों पर ध्यान देना है, अपने देश के कल्याण पर ध्यान देना है। क्योंकि लड़ाइयों से कुछ नहीं होता है। अगर एक देश बनना है तो उनके अपने लोगों का हित करना होगा, अपने देश के लोगों की उन्नति करनी होगी। तो यही कारण था कि आर्थिक कारण की वजह से जो बाकी देश थे उन्होंने मिलकर गुट निरपेक्षता की बात रखी। और इसी के अलावा स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र विदेश नीति कहने का मतलब, अगर आप मान लीजिए कि इस वाले गुट में या इस वाले गुट में जाएंगे तो आप शीत युद्ध के दौर में जिस भी गुट के साथ जाएंगे तो उस गुट की नीति चलेगी। तो अगर आप एक आज़ाद देते लेकिन किसी गुट के साथ मिल गए तो आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो कुछ देश थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, जैसे भारत जैसे देश और भी थे या दक्षिणी एशिया के काफ़ी देश थे। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें अपनी आज़ादी बनाए रखनी है और इसी के साथ हमें, जैसे मान लीजिए मैं एक देश हूँ तो मेरी विदेश नीति मैं खुद बनाऊँ, मुझे दूसरे देशों से कैसा संबंध रखना है, क्या कहना है, क्या बोलना है, तो वह मुझे मेरे ऊपर होना चाहिए, मुझे किसी के अंडर में नहीं रहना है। तो इसी तरह से स्वतंत्र विदेश नीति को चलाने के लिए कुछ देशों ने अपनी नीति अलग बनाई, यानी गुट निरपेक्ष नीति को सहारा लिया। हाँ बिल्कुल, ऐप गेमिंग में तीसरी यूनिट को पूरा करने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपको मैंने कहा है कि मैराथन क्लास है। तो मैराथन क्लास का उद्देश्य होता है कि एक साथ बड़ी क्लास होगी और एक साथ 1 से 2 यूनिट कंप्लीट करवा दी जाए। तो ये वो कारण थे जिस वजह से हम ये बात करें सोवियत या शीत युद्ध के दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो बना। ये जो 4 पॉइंट बताने, चारों के चारों पॉइंट याद रखना, ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट कम याद रखें, बिल्कुल मत रखिएगा। अब बात करते हैं कि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन बना उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब बना, कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी इसमें, वो देख लीजिए। अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन को शुरुआत में देखा जाए तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा
कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत और पैरासिकल यानी गुट निरपेक्ष के लिए संस्थापक जो सदस्य मिले थे वो 1955 में मिले थे। लेकिन गुट निरपेक्ष की जब बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, वह शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में। और ये हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है गुट निरपेक्ष की। और आप ध्यान रखिएगा, जब गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था उस समय इसमें कितने देश जुड़े थे? 25 देश। और अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जैसे बात करें कि 2019 की अगर बात करें, 2019 तक का डाटा है, 2019-20 मान लीजिए, तो उसमें गुट निरपेक्ष में 120 देश है। कितने हैं? 120 देश। तो अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली और प्रभावशाली ये गुट बनकर उभरा हुआ है। तो बात करते हैं गुट निरपेक्ष के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि गुट निरपेक्ष जो है ये काम कैसे करता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि गुट निरपेक्ष को चलाने के लिए इनके सम्मेलन होते हैं। क्या होते हैं? सम्मेलन होते हैं। इसके अलावा इनके शिखर सम्मेलन होते हैं, यानी जो बड़े सम्मेलन हैं, शिखर सम्मेलन भी होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे नोट करना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े ये जो शिखर सम्मेलन है वे अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग इनके अंतर्गत बात करें तो सम्मेलन के लिए इनका एक जो होता है समन्वय ब्यूरो स्थापित किया गया। इसमें क्या स्थापित किया गया? समन्वय ब्यूरो, ठीक है। ये जो समन्वय ब्यूरो है वह गुट निरपेक्ष के विभिन्न देशों के मध्य विचार विमर्श में समन्वय करता है। विभिन्न देशों के जो उनकी समस्या होती है उन विभिन्न देशों के विचारों में समन्वय करता है। तो ये हो गया एक समन्वय ब्यूरो इनके लिए काम करता है। इसके अलावा इसमें दूसरी कार्रवाई होती है, वह होती है मंत्रियों के लिए सम्मेलन। तो मंत्री स्तर है यानी मंत्री सम्मेलन, ताकि हर मंत्री देशों के मंत्री यहाँ पर आकर वो शिखर सम्मेलन करते हैं और अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी योजनाएं रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो मैंने अभी बता दिया कि 1961 में हुआ था, ठीक है। उस समय 25 देश थे। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि गुट निरपेक्षता का सम्मेलन भारत में पहला कब हुआ था, तो भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में जीता था। तो 1983 के अंतर्गत नई दिल्ली में पहला शिखर सम्मेलन, मतलब पहला नहीं, भारत का पहला, लेकिन गुट निरपेक्ष का 7वां शिखर सम्मेलन था। 7वां शिखर सम्मेलन। तो ये पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन भारत में कब हुआ था? 1983 जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था नई दिल्ली में, और ये 7वां गुट निरपेक्षता का सम्मेलन था। इसके अलावा फिर बात करें कि दूसरा और शिखर सम्मेलन भारत में कब हुआ था, तो उसके बारे में यहाँ पे डाटा नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि सबसे करंट ताज़ा शिखर सम्मेलन हुआ है वो 2019 में हुआ था, और ये 18वां सम्मेलन है और ये अजरबैजान में हुआ है। कहाँ हुआ है? अजरबैजान में हुआ है। ये ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो शिखर सम्मेलन है, ये जो मैंने शिखर सम्मेलन बताए, ये प्रति 3 वर्ष बाद होते हैं। कितने वर्ष बाद होते हैं? प्रति 3 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन होते हैं। इस तरह से वर्तमान में 18 शिखर सम्मेलन तो हो चुके थे 2020 की डेट तक, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब लास्ट आगे है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां। गुट निरपेक्षता की उपलब्धियां, यानी इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या उपलब्धियां हासिल की, गुट निरपेक्ष ने क्या बड़ी व्यवस्था देशों के लिए की, या गुट निरपेक्षता का होने का क्या फायदा हुआ। तो अचीवमेंट क्या है वो देख रहे हैं। पहला, गुट निरपेक्ष को दोनों गुटों द्वारा मान्यता।
देखो पहली उपलब्धि तो क्या थी कि जो गुट निरपेक्ष में देश जो शामिल थे, इनको विश्व के दो शक्तिशाली जो गुट थे, सोवियत संघ वाला और अमेरिका, उन्होंने भी इसको मान्यता दे दी थी। यानी बड़ी शक्तियों ने इस गुट निरपेक्ष को उनका कद दिया। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी कि इन विश्व के शक्तिशाली गुटों के मध्य गुट निरपेक्ष ने अपना एक शक्तिशाली मुकाम हासिल किया था। तो ये एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी इसकी। बात करें दूसरी उपलब्धि, तो विश्व राजनीति में संघर्ष का टालना। ध्यान दीजिए कि शीत युद्ध का दौर था और इस शीत युद्ध के दौर में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। तो अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन आया है तो इसका एक बहुत अच्छा उपलब्धि हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया, इस शीत युद्ध के अंदर युद्ध के तनाव को कम किया था। कहने का मतलब था कि इसने तीसरे युद्ध को लगभग होने से रोका है। भले ही 100% इसने नहीं रोका है, लेकिन काफी हद तक इसने शीत युद्ध को युद्ध की हकीकत में आने से, बदलने से रोका है। यानी इसका सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है कि विश्व राजनीति में जो संघर्ष हो रहा था ना, उस संघर्ष को इसने टालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्योंकि शीत युद्ध होने के दौरान जो घटनाएं हुई, उस घटनाओं के दौरान इसने समय समय पर अपना योगदान दिया है। जैसा कि 1955 में चीना अपने कोरिया इंडोनेशिया संघर्ष था, उसको टाला है। स्वेज नहर 1956 में, तो इसमें ही शीत युद्ध के देशों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा, शीत युद्ध को अस्त्र शस्त्र में परिणित न होने देना। देखिए ये बहुत अच्छा एक उपलब्धि है कि शीत युद्ध जो था वह सिर्फ हथियारों की होड़ थी, हथियारों की लड़ाई नहीं थी। दोनों देश अपने अपने हथियार शक्तिशाली बना रहे थे, लेकिन शीत युद्ध के इस हथियारों की लड़ाई को वास्तविक हथियारों की होड़ को वास्तविक हथियारों की लड़ाई में नहीं तब्दील करवाया। इसने क्या किया, समय समय पर दोनों गुटों के मध्य तालमेल बैठाया, मध्यवर्ती बनकर भूमिका निभाई, और जहां जहां तनाव हुआ वहां गुट निरपेक्ष ने शांति के लिए प्रयास किया। तो हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध है वह हकीकत में हथियारों का युद्ध नहीं हो पाया। ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसको करने में हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है शीत युद्ध को दितांत की स्थिति में लाना। देखिए दितांत का मतलब होता है शिथिलता। यानी ये कहते हैं ना, जब कोई संबंध बहुत ज्यादा कठोर होता है तो उसमें तनाव आ जाता है। तो ये तनाव को, शीत युद्ध के इस तनाव को कम करने में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि शीत युद्ध का तनाव इतना था कि युद्ध हो सकता था हकीकत का, लेकिन इस तनाव को कम लाने में, दितांत स्थिति लाने में इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। तो एग्जाम में आ सकता है कि दितांत से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान रखना, शीत युद्ध के दौर में दो गुटों के मध्य जो तनाव था उसको कम करना, उसमें शिथिलता लाना ही दितांत कहलाता है। ये एग्जाम में आए तो ध्यान रखना। हाँ, इसके अलावा सही पॉइंट दिया यहाँ पे कि हम अगर बात करें तो शीत युद्ध ने क्या किया है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना कायम की है। तो ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध ने विश्व में शांति को वरीयता दी, और शांति की इस वरीयता, शांति की इस महत्वता को इन शीत युद्ध के दौरान देशों ने समझा
और आने वाले समय में शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया और विश्व में शांति को बढ़ावा दिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इसकी। और देखा जाए तो इसकी और बड़ी उपलब्धि थी, वह थी शीत युद्ध को निशस्त्रीकरण में बदलना। शीत युद्ध क्या था आपको पता, हथियारों की होड़ थी। दोनों देश शक्तिशाली हथियार इकट्ठा कर रहे थे और विश्व में तीसरे युद्ध को भय बढ़ावा दे रहे थे कि तीसरा युद्ध होके रहेगा। तो विश्व राजनीति में अगर बात करें तो शीत युद्ध है वह हथियारों की होड़ थी। तो गुट निरपेक्ष की इस व्यवस्था ने हथियारों की होड़ को समाप्त किया। हथियारों का जो ये जखीरा था उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व को एक सक्षम और शांतिपूर्ण वातावरण में लाने में इसने योगदान दिया, यानी निशस्त्रीकरण, हथियारों की होड़ समाप्त हो जाना। तो मैंने ये 6 पॉइंट लिखवाए हैं तो ये 6 पॉइंट है वो गुट निरपेक्षता की उपलब्धियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उपलब्धियों की बात करते हैं। तो आज की इस क्लास में जो मैंने आपको चीजें बताई है वो आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। और 3rd यूनिट को लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक थोड़ा सा पॉइंट रह गया तो वो शायद अपनी 4 यूनिट शुरू होगी, उसके शुरुआत में मैंने आपको बता दूंगा, ठीक है, कि गुट निरपेक्ष में भारत का क्या योगदान था। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन उसको बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए वो आ जाए तो। इसलिए हम शुरू करेंगे नेक्स्ट 4 यूनिट से। और जब भी आपको 3rd ईयर की क्लास आने वाली होगी उससे पहले आपको ग्रुप में या अपने YouTube के नोटिफिकेशन से पता लग जाएगा। तो जुड़े रहिए और जोड़िए तो आपकी क्लास और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, जैसे 1st ईयर की धमाकेदार होती थी। तो जल्दी आइए और जुड़िए, इस क्लास को फेमस बनाइए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी क्लास कहीं और नहीं मिलेगी। तो इस क्लास को आप सम्मान दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा आपको महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के टेक केयर एंड लविंग दिस वीडियो। थैंक यू।